हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है संकल्प तिवारी और हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक मैथ्स की। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में जो बेटा डिस्कशन किया था वो था आपका ट्रिग्नोमेट्री। हमने जो डिस्कशन किया उसमें हमने देखा कि एंगल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हायर एंगल्स की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60। ये सब वैल्यूज आपको आते हैं, ऑलरेडी याद होते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ वैल्यूज और हों जो निकालनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताए थे साइन 150 की वैल्यू एंड सो ऑन, है ना। साइन 150 का एग्जांपल लिया था हमने, साइन 225 का एग्जांपल लिया था। तो ये सब एंगल्स की के साथ जो टी रेशियोज की वैल्यू है, लाइक साइन 225 की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस 225 की वैल्यू क्या हो सकती है, या किसी भी एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है, इसके लिए हमने डिस्कशन किया था। और हमने देखा था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यानी कि ACTS रूल, आफ्टर स्कूल ASTC रूल, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। इसके बाद मैंने कुछ बोला था इस फॉर्मूले के बारे में, इन फॉर्मूलेज के बारे में, कि आपको याद होने चाहिए। अब ये फॉर्मूले कैसे आप यूज कर सकते हैं, याद तो आपको करना ही है यानी हो। आप इनको ऐसे यूज करेंगे जैसे, भगवान न करे कभी ऐसा हो आपके साथ कि आपको साइन 75 की वैल्यू पूछ ली जाए। साइन 75 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझना बेटा, साइन 75 की वैल्यू अगर हमसे पूछी गई और अगर हमने इसको साइन 90 प्लस या 90 माइनस, सॉरी 90 माइनस 15 करके लिखा, तो आपको मिलेगा ये साइन 90 है और 90 पे आपका टी रेशियो चेंज होता है, इसलिए ये कॉस बन जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल 75 लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा सारे एंगल्स होते हैं पॉजिटिव, सारी वैल्यूज आती है पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 15 लिखने में हम लोग इसको, साइन 90 है इसलिए इसको कॉस कन्वर्ट कर देंगे, और 75 आपका लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसको कॉस रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कॉस 15। तो इतना तो हमको समझ में आ जाएगा कि कॉस 15 और साइन 75 की वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर आपसे पूछा गया साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, तो आप ये बोल सकते हो सर कॉस 15 की वैल्यू के इक्वल होती है। फिर कोई पूछेगा कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या बोलोगे साइन 75 के इक्वल होती है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगी वाली बात है ना। ये तो वाली बात होगी, आप कहाँ बैठे हो सर, हम आपके बगल में बैठे हैं। ये मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं, आप मेरे बगल में बैठे हो, तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, अगल बगल में बैठे हैं, ये गलत बात है ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को ऐसा नहीं, हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी ये पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग इसमें ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने ये वाला रूल लगाया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे ऐसे एंगल्स के टर्म में जिनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता हो। जैसे कि हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 45 प्लस 30। और अगर आप कंपेयर करो, कंपेयर का मतलब है यहाँ पे आप फॉर्मूला अपना अप्लाई करो, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिख रखा है, ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, तो बढ़िया रहेगा। आओ चलो अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे 45 जो है वो A की जगह पे है, और जो 30 है वो B की जगह पे है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और अगर वैल्यूज को लिखा जाए तो साइन A बोले तो 45, कॉस B बोले तो 30, कॉस A बोले तो 45 एंड B बोले तो साइन 30, ये बनेगा। और अगर अब हम लोग फर्दर इसमें वैल्यूज को लिखना चाहें, तो साइन 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2, सॉरी कॉस 30 है, कॉस 30 यानी कि √3/2, प्लस कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास
साइन 75 की, साइन 75 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, भगवान न करे आपको इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो आप और ऐसी वैल्यूज आ जाए आपके पास, तो आपका जो 1 मिनट का टाइम है, जितने टाइम में आपको क्वेश्चन करना है उतने टाइम में आप ये वैल्यूज निकालोगे, और ये अच्छा नहीं रहेगा आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर उन लोगों को नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देना ही है, इस तरीके का कुछ पूछना ही है, तो फिर वो एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन हो। लेकिन बेसिक मैथ्स कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो नीट के सिलेबस में इंक्लूड किया जाता हो, वो तो बस एक टूल है जिसका यूज किया जाता है, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर उनको किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी अगर इसकी, तो वो यूज करेंगे। वो यूज क्या, वो आपको सीधा देंगे साइन 75 की वैल्यू, आपको सीधा साइन 75 की वैल्यू दे देंगे कि फला वैल्यू है, आप इसको यूज कर लो, ऐसा कर सकते हैं। बट स्टिल तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि फिर बताया ही क्यों, जब ऐसी बात है यूज ही नहीं करना है हमको। तो बताया बेटा इसलिए है क्योंकि हो सकता है ये आपको डायरेक्ट यूज ना करना पड़े, आपको ये इनडायरेक्ट यूज करना पड़े, या 11th वाले बच्चों को यूज करना पड़े। ठीक है, आपको किसी और जगह पे यूज करना पड़ सकता है। एनी हाउ, अगर मैं इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क करना चाहूं, तो एक cos 2a का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ये वाला फॉर्मूला हो, चाहे ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ फॉर्मूला हो, ये दोनों ही फॉर्मूले बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फॉर्मूले अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत आप लोगों को काफी जगह पे पढ़ने वाली है फिजिक्स में, बहुत जगहों पे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका tan a माइनस बी का, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है tan a प्लस बी का। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो आप बहुत जल्दी आपकी क्लास 11th में ही देख लोगे, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी वाले, tan a प्लस बी का ये है हमारा, ये फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हालांकि लिखे जो सारे फॉर्मूले हैं वो लिखे ही इसलिए कि आपको याद होने चाहिए, बट एनी हाउ मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इसमें बता दिए हैं, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किए जाएंगे डेफिनेटली tan a माइनस बी, tan a प्लस बी, ये दोनों फॉर्मूले बहुत जल्दी यूज कर लेंगे आप क्लास 11th में ही। और cos 2a के ये फॉर्मूले बहुत यूज होंगे आपके जब भी आपका कोई ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें वेव्स होंगी, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, उसमें ये डेफिनेटली आपको एक बार cos 2a का फॉर्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा, इवन sin 2a का भी। लेकिन sin 2a मैंने इसलिए नहीं मार्क किया है यहाँ पे क्योंकि बहुत इजी फॉर्मूला है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की, बट बिफोर दैट आपको मैं एक चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट करना है, बट बिफोर दैट एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अगर कभी बेटा स्मॉल एंगल्स दी हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और देख लेना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, देखो ध्यान से समझते हैं। अगर एंगल छोटे छोटे हैं यानी कि 5 डिग्री से कम है, वैसे तो सच बोला जाए तो 10 डिग्री तक भी आप छोटे मान लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू है 5 डिग्री तो ये एंगल छोटा माना जाएगा, इसको स्मॉल एंगल समझा जाएगा। और अगर एंगल स्मॉल है बेटा, अगर एंगल स्मॉल है तो हम लगाएंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमें सजेस्ट करता है कि अगर कहीं साइन थीटा लिखा है और ये जो थीटा है, यहाँ पे ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, स्मॉल एंगल का मतलब होता है कि थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री तक मान लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल एंगल है और ये बहुत यूज करना होगा आपको, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे, थीटा इज स्मॉल एंगल। सो इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा को बेटा वी कैन राइट अप्रोक्सीमेट करते हुए साइन थीटा, टेन थीटा को वी कैन राइट बेटा अप्रोक्सीमेट करते हुए थीटा, और कॉस थीटा को वी विल अप्रोक्सीमेट टू 1, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो आप लोगों को याद होगा cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो वो हमने यहाँ से यूज किया कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो विल अज्यूम इट कि वो थीटा टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं उसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे tan थीटा इज टेंड्स टू 1।
ठीक है, ये हमारे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होते हैं। इसका मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल भी बता देता हूं। जैसे सपोज कल को आपसे पूछा जाए साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसको अप्रोक्सीमेट किया जाएगा थीटा के इक्वल, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा तो थीटा होता है आपका डिग्री में, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे थीटा लिखते हैं तो ये होता है एंगल आपका रेडियन में। तो इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डिग्री से रेडियन में। तो कितना हो जाएगा और चेक कर लेते हैं। 1 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें पाई का मल्टीप्लाई किया जाएगा और 180 का डिवाइड किया जाएगा। तो पाई बाई 180 हम लोग करेंगे और इट इज अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 180 इज 1/57, और जो भी ये वैल्यू आएगी वो हम मान लेंगे कि साइन 1 डिग्री की होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे साइन 1 डिग्री की वैल्यू, देखिए साइन 0 की वैल्यू कोई पूछेगा तो आप बोल दोगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जैसी बात सही हो गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू, तो अभी अभी मैंने आपको बताया साइन 1 डिग्री की वैल्यू, तो आप लिखो 1, लेकिन इसको डिग्री में 1 लिखा है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड। अगर मान लो आपसे पूछा जाए साइन 2 की वैल्यू, यानी कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 180 एंड सो ऑन। इस तरह से आप मान सकते हैं। और यही वाली बात आप tan के साथ भी यूज कर सकते हैं। tan में भी अगर स्मॉल एंगल्स होंगे तो tan थीटा इज बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है, और cos थीटा में ये वैल्यूज हो जाती हैं आपकी 1। तो चलिए इस चर्चा को आप याद रखेंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ हम लोग क्लास 10th में काफी बार डील कर चुके हैं। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसमें आप लोगों को पता है एक लाइन जो कि होती है एक्स एक्सिस और एक होती है हमारी वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी रेड कलर की जो मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और ये जो येलो कलर का है ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर मैं इसके ऊपर चूज करता हूं, कोऑर्डिनेट बनाता हूं, सपोज एक ही कोऑर्डिनेट मैंने बनाया और इस कोऑर्डिनेट के a, b वैल्यू मैंने बता दी। इस a, b का मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, x डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, फिर आपको y डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो आपको जितना x डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, जैसे यहां से मैं मार्क कर रहा हूं ऐसे, तो ये जो x डायरेक्शन में मूव किया गया ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, तो ये पॉइंट आपका हो गया। और अगर आप बहुत ध्यान से समझो मेरी बात कि पॉइंट a, b, जिस पॉइंट के हम लोग नाम, जिस पॉइंट का हम लोग कुछ अगर रख लें, इस पॉइंट का नाम सपोज p रख लें, तो इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए मुझे A ट्रेवल करना पड़ा x डायरेक्शन में और B ट्रेवल करना पड़ा मुझे y डायरेक्शन में। लेकिन बेटा करना कहां से ट्रेवल पड़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें करना पड़ा जो ट्रेवल, वो ट्रेवल करना पड़ा पॉइंट O से, पॉइंट O से। तो O से हम लोग P पर पहुंच गए हैं, O से P पर हम पहुंच गए यहां से ऐसे। लेकिन हमने जो रूट लिया है वो लिया है रूट हमारा, पहले हम लोग गए हैं O से, इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख लेते हैं सपोज A पे, फिर A से गए P पे। तो O से जो A तक की डिस्टेंस यानी ऑरिजिन टू पॉइंट A, ये डिस्टेंस हमारी है फिलहाल में A, और A से P तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारी फिलहाल B। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और किसी एक पॉइंट को कैसे मार्क किया जाता है, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि है फिलहाल यहाँ पे x इज इक्वल टू a, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है और इसमें से O क्या है हमारा ऑरिजिन है, तो अगर एक पॉइंट मार्क किया जाए A, B, तो A जो है वो हमारा क्या कहलाता है
एब्सिस्सा, और y जो है हमारा वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑरिजिन क्या होता है बेटा, ऑरिजिन इज अ फिक्स्ड पॉइंट, जहां से हम लोग सारी चीजों को मेजर करने वाले हैं, सारी डिस्टेंसेस को मेजर करने वाले हैं, मतलब इट इज अ रेफरेंस पॉइंट बेटा, इट इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, बढ़िया। अब अगर इसी में मैं आगे कंटिन्यू करूं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैं फिर से एक बार एक्सिस बना रहा हूं यहाँ पे, हमारे एक्सिस सिस्टम। ठीक है, और ये हमारा बन गया भाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट है ये, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x2, y2, और एक लाइन ड्रॉ की जाए जो लाइन हो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। ये इस पॉइंट का नाम है, पहला जो पॉइंट है इसका नाम A है, और जो दूसरा पॉइंट है इसका नाम B है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल वी आर कैलकुलेटिंग, हम लोग फाइंड कर रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि AB की जो लीनियर डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि AB, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो जिन लोगों को फॉर्मूला याद करना है उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो यू कैन राइट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये इस तरह से ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका ओवर रूट, इस तरह से। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ, ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला आएगा कहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमारा बना था x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कैसे आएगा देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट B मार्क किया था और एक पॉइंट A मार्क किया था, यहां से मैं एक लाइन बना लेता हूं, एक लाइन ये बना लेता हूं। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं हम लोग। अभी मैं आपको सारी लाइंस का मतलब बताता हूं। ओके, तो अब देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, ये डिस्टेंस जो अभी मैंने मार्क की, ये डिस्टेंस क्या होगी। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे बता देगा कि सर ये डिस्टेंस जो है ये होगी x1, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी x1। और अगर डिस्टेंस में इसी जगह से जहां पे हम लोगों की एक्सिस है से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा हमारी x2 इतना तो हमने पढ़ ही रखा है। तो इन बिटवीन ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आएगी। तो अगर ध्यान से समझा जाए कि ये ओवरऑल जो डिस्टेंस है x2, सपोज O से मार्क कर देते हैं, पॉइंट O से, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं M। तो O से लेकर M तक की जो डिस्टेंस है बेटा ये है हमारी x2, और O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी x1। जबकि मैं P से लेकर M तक की डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हूं, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी x2 माइनस x1, यानी कि OM माइनस OP, यानी कि x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1। और अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगी, सिमिलरली अगर सोचा जाए तो ये जो डिस्टेंस है हमारी
कोऑर्डिनेट बी के लिए ये डिस्टेंस आपकी y डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट y2 है तो y2, और ये जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट था पॉइंट ए वाला, ये हो जाएगा हमारा, इधर नहीं मार्क करते हैं इसको, इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी, इसको मैं नाम देता हूं, नाम क्या देना, ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी y1। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये डिस्टेंस जो बची हुई डिस्टेंस है ये क्या होनी चाहिए, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो कोई भी बोल देगा कि अगर y2 है बड़ी डिस्टेंस, उसमें से y1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी, जिसमें से ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसलिए अगर मैं बोलना चाहूं तो ये डिस्टेंस जो आएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस जो आएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस आएगी हमारी y2 माइनस y1। तो अब कोई भी बच्चा यहाँ पे इस बात को समझ जाएगा कि अगर हम इस ट्राइंगल को नाम भी कुछ रख देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, एक मैं मोटी मोटी ये येलो कलर का जो मैं ट्राइंगल अभी बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल की बात चल रही है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसका जो बेस है वो x2 माइनस x1 बन के आ रहा है, और जो परपेंडिकुलर है वो y2 माइनस y1 बन के आ रहा है। और अगर मैं आपसे ए बी पूछूं जो कि हाइपोटेनियस है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आप ए बी की डिस्टेंस बता देंगे। तो ए बी यानी कि पाइथागोरस लगाएंगे जब हम लोग, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड ओवर रूट। तो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये बेस हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। और इसी को हम लोग डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। तो क्या इजी लगता है, वैसे तो ये बस एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया, याद करना तो आपको चाहिए, याद होना ही चाहिए आपको, बट एनी हाउ मैंने आपको ये बताया कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी विल गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है 3,4। हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए टू बी। ए टू बी की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो अब आप फॉर्मूला है, आपको याद है, फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू, आप वैल्यूज रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें से किसको x2 मानना है, किसको x1 मानना है, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप इसको अगर x1 मान लोगे तो ये आपका y1 हो जाएगा, इसको अगर आप x2 मान लोगे तो ये आपका y2 हो जाएगा। बस हम लोगों को वैल्यूज प्लेस करनी है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ए बी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, ओहो 4 माइनस 1 नहीं है, ये 4 माइनस 2 था, ये सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू थी ये थी हमारी 4, y2 की वैल्यू तो 4 थी, लेकिन y1 की वैल्यू बेटा क्या थी 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 एंड अगेन 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 प्लस 4 इज 8 और ये आंसर हो जाएगा हमारा 2√। ये हो गया हमारा आंसर। यूनिट आप लिख सकते हैं आगे, अगर जो भी यूनिट दिए, फिलहाल अगर मान लो मीटर में दिया होता ये सब कुछ तो यहाँ यूनिट की जगह मैं मीटर लिख देता, सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर लिख देता, कुछ नहीं दिया इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चर्चा को लेकर चलते हैं। चर्चा आगे की ये है कि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से बनाया जाए और इसमें एक लाइन दी हो और इस पे 2 पॉइंट मार्क किए जाएं, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे हम।
हमें एक लाइन दी गई है, सपोज एक ये लाइन है और इसके दो एंड पॉइंट्स या इन बिटवीन पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, वो दिए हुए हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सपोज एनी हाउ कुछ भी हो। ये कुल मिला के स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा x2 माइनस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इस पॉइंट के नाम रख सकते हैं भी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ लाइन AB, और ये x और y के साथ हमारा एक्सिस सिस्टम बनाया हमने। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AB क्या बोला जाएगा? स्लोप का मतलब ढलान। स्लोप यहाँ पे जो होगा वो बोला जाएगा स्लोप ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन which is passing through 2 points. Slope of line which is passing through 2 points is given by delta y by delta x. कुल मिला के अगर आप ध्यान से समझो तो इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे एक एंगल मार्क किया जाएगा। ये एंगल, एक एंगल मार्क किया जाएगा यहाँ पे, एंगल थीटा। और अगर मैं यहाँ से बेटा आपसे टेन थीटा पूछूं, तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्टेंसेस निकाली थी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे, ये इसी जगह पे अगर मैं बोलूँ ये एंगल अगर थीटा है, इसी ट्राइंगल को इवन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ से ABC जो ट्राइंगल बना है इसमें ये परपेंडिकुलर जो है ये y2 माइनस y1 है और जो बेस है वो x2 माइनस x1 है। इसी तरीके से इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो परपेंडिकुलर है ये AB हो गया, तो इस पॉइंट का नाम सपोज मैं C रख देता हूँ। तो परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे BC है और जो बेस है वो यहाँ पे AC है। और आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया कि ये डिस्टेंस जो है वो y2 माइनस y1 आ रही थी हमारी, और ये डिस्टेंस हमारी x2 माइनस x1 आ रही थी। तो इस y2 माइनस y1 को ही बेटा हम लोग डेल्टा y, डिफरेंस इन y बोल देते हैं। इस x2 माइनस x1 को ही हम लोग डेल्टा x बोल सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो tan थीटा को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं BC, और BC का मतलब हो जाएगा ये परपेंडिकुलर विच इज डेल्टा y, जो हमने पहले भी लिख दिया है। तो डेल्टा y अपॉन, और AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x। तो tan थीटा का मतलब हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इसी tan थीटा को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और इसी को हिंदी में बोला जाता है प्रवणता। हालांकि अभी हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन डेल्टा y बाय डेल्टा x, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो स्लोप को हम लोग अगर चाहें तो डिफरेंशिएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में भी हम लोग इसका जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग 2 पॉइंट से किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए उसकी चर्चा कर रहे थे। तो अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन देता हूं, एक सपोज ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही थी दो ऐसे पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट से 2, 4 एंड 8, 10 सपोज, और इस लाइन का स्लोप अगर आपसे पूछा जाए तो स्लोप ऑफ लाइन, देखिए पूरी लाइन का स्लोप सेम ही होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन होगा, स्लोप ऑफ लाइन होगा, इस पूरी लाइन का स्लोप सेम होता है। हमेशा याद रखना स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज फिक्स्ड कांस्टेंट, जो भी है वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट का स्लोप अलग है, किसी पार्ट का स्लोप अलग है, लाइन स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम रहेगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि y2 क्या है, तो y2 यहाँ पे है हमारे पास, y2 है हमारे पास यहाँ पे 10, ये y2 की वैल्यू, ये है x2 की वैल्यू, ये है x1 की वैल्यू, ये है y1 की वैल्यू। तो हम लोग रखते हैं y2 माइनस y1 यानी कि 10 माइनस 4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2, और ये जो भी है वो हमारा स्लोप आ जाएगा। स्लोप आ जाएगा, स्लोप का मतलब tan थीटा भी बोल सकते हैं हम लोग। tan थीटा का मतलब होता है एंगल विद द x एक्सिस, जो थीटा है वो कहाँ से मेजर किया जा रहा है? विद द x एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन से मेजर किया जा रहा है फिलहाल में इसको। ठीक है, एक्चुअली तो x एक्सिस ही होता है और पॉजिटिव x एक्सिस होता है, बट ठीक है, आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं
जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके साथ एंगल्स भी सेम होते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू 10 - 4 यानी कि 6 एंड 8 - 2 इज 6, तो 6/6 इज 1 और tan थीटा यानी कि स्लोप की वैल्यू हमारी आ गई 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोई भी बता सकता है थीटा इज इक्वल टू 45 क्योंकि हमने ये बात पढ़ ली है जब tan थीटा की वैल्यू 1 होती है तो एंगल जो वो मेक करता है बनाता है वो होता है 45। ठीक है, सो ये था आज का हमारा जर्नल थोड़ा बहुत डिस्कशन जिसमें हम लोगों ने बातचीत की बेटा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में कर चुके हैं, स्लोप के बारे में, और मैंने आपको ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा डराइव करके बताया, एफ किसका और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। ये था हमारा जर्नल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब और डिस्कशन करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।